Hello everyone, welcome to KK Education. This is a kind of revision class क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस 10 तारीख से होने वाले हैं। तो आज हम रिलायबिलिटी चैप्टर को देखेंगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। एनेस्टेसी एंड अर्बिना का 1997 में रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स obtained by the same individuals when re-examined with test on the different occasions or with the different sets of equivalent items or under the variable examining condition. सबसे पहले तो reliability is a consistency in the scores. अगर एक ही टेस्ट को हम बार बार कंडक्ट करते हैं सेम लेवल ऑफ द सैंपल पॉपुलेशन के ऊपर और हमको लगभग लगभग सेम स्कोर्स मिलते हैं, रिजल्ट सेम आता है हमारा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट जो है वो रिलायबल है। मतलब इसमें त्रुटियां बहुत कम होंगी। मान लेते हैं कि अगर हम ड्यूअल मीनिंग का क्वेश्चन सेट कर देते हैं, क्वेश्चन इस तरह का हम सेट कर देते हैं कि जिसमें स्टूडेंट एक बार तो उसका मतलब कुछ समझा, दूसरी बार जब उस टेस्ट को कंडक्ट किया गया तो उसका मतलब वो कुछ और समझा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में त्रुटि थी जिसकी वजह से स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया या फिर स्कोर्स उसके डिफरेंट आए। टू मच लेंदी क्वेश्चंस हमने पूछ दिया जिसकी वजह से भी रिलायबिलिटी घट जाती है और उसके मार्क्स पे, उसके स्कोर्स पे असर पड़ रहा है। तो रिलायबिलिटी इज अ कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स। हम किसी टेस्ट को रिलायबल तभी कह सकते हैं अगर उसको हम बार बार कंडक्ट करें और लगभग लगभग हमें सेम रिजल्ट, सेम स्कोर्स, सेम सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन से प्राप्त हो। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। और ये यहाँ पे लिख रहा और विद द डिफरेंट सेट ऑफ इक्विवेलेंट आइटम्स। डिफरेंट सेट ऑफ इक्विवेलेंट आइटम, मान लेते हैं कि हम क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं और उसी लेवल का एक और सेट हम तैयार कर रहे हैं और तब हम उसकी कंसिस्टेंसी या रिलायबिलिटी को माप रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक बार कंडक्ट किया, फिर दूसरे सेट को हमने दूसरे बार वाले में कंडक्ट किया और उसके बीच की रिलायबिलिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कितना रिलायबल ये टेस्ट है। दूसरा यहाँ पे अदर बात बोल रहा है, अंडर अदर वेरिएबल एग्जामिनिंग कंडीशंस। अदर वेरिएबल कहने का मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ सैंपल पॉपुलेशन। अगर हम बीएड के ग्रुप पे टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो दूसरी बार में भी हम बीएड के ग्रुप पे टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो सैंपल है वो डिफरेंट है, वो दूसरे कॉलेज का है, लेकिन लेवल तो सेम है ना। तो हम बार बार उसी टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं और लगभग लगभग हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, सेम स्कोर्स आ रहे हैं हमारे, तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट में हमने क्वेश्चंस बनाने में त्रुटि नहीं की थी और इसलिए हमारा जो टेस्ट है वो रिलायबल है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब इसको हम और अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मीनिंग ऑफ द रिलायबिलिटी, सबसे पहले तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेस्ट, टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। कोई भी टेस्ट अगर रिलायबल नहीं है तो उसको हम कभी टेस्ट नहीं मान सकते हैं। प्रिसाइज एंड एक्यूरेट है ना, उसमें टू द पॉइंट बात की गई है और एक्यूरेसी है, एग्जैक्टनेस है, गलती नहीं है, झूठ नहीं है कुछ। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, बोथ प्रेजेंट एंड ओवर टाइम। अभी के लिए भी वो साइंटिफिक है और आज से 5 साल बाद भी, एक साल या 5 साल बाद भी ये साइंटिफिक है। उसमें साइंटिफिक होने में उसकी कोई एरर नहीं है। फिर कंसिस्टेंट रिजल्ट, वो कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। अभी मैंने इसके ऊपर आप लोगों से बात की है कि कंसिस्टेंसी क्या होता है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द स्कोर्स, मतलब उसी तरह के स्कोर्स जो है फिर से रिप्रोड्यूस होते हैं जब हम बार बार एक ही टेस्ट को कंडक्ट करते हैं।
ऐसा नहीं कि पहली बार में हमने एवरेज देखा कि एवरेज मार्क्स 50 आ रहे हैं 100 में, और दूसरे बार में हमने देखा कि 90 आ रहा है, तब इसका मतलब है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कहीं गलती है। फिर आइडेंटिकल और एटलीस्ट हाईली सिमिलर, है ना, जो स्कोर्स इसमें आते हैं उसमें आइडेंटिकल होता है या फिर हाईली सिमिलर होता है। फिर रिलायबिलिटी इज नेवर द प्रॉपर्टी ऑफ द टेस्ट itself, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ टेस्ट व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड टू द एग्जामिनी। रिलायबिलिटी टेस्ट की क्वालिटी नहीं है, टेस्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि टेस्ट जब हम कंडक्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं एग्जामिनी के पर, तब जाके उसकी ये क्वालिटी बनती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वैलिडिटी। अब यहाँ पे वैलिडिटी एक नया शब्द आ गया। वैलिडिटी कहने का अर्थ यह हो गया कि मेरा टेस्ट या हमारा टेस्ट उस एप्टीट्यूड को, उस चीज को मेजर कर रहा है जिसको मेजर करने का दावा करता है। जैसे कि हमने ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर सेट किया है ना, और अगर उसकी इंग्लिश मैंने बहुत टफ कर दी, तो यहाँ पे वही स्टूडेंट उसका सही तरीके से आंसर दे सकता है जिसकी अंग्रेजी अच्छी होगी, है ना। तो जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश के एप्टीट्यूड को मेजर करने लगा, जबकि हमने ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर बनाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की जो वैलिडिटी है वो घट जाती है ना। तो test is said to be valid when it measure what it says to measure। जिस चीज को मेजर करने का वो दावा करता है वो उसी को मेजर कर रहा है। तो रिलायबिलिटी इज अ नेसेसरी बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वैलिडिटी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझिए आप लोग। मान लेते कि थर्मामीटर है, हमने किसी का किसी चीज का टेम्परेचर हम मेजर करना चाह रहे हैं, और 99 फ़ारेनहाइट अगर आ रहा है, उसका 3 बार 4 बार हम उसको मेजर कर रहे हैं, बार बार 99 ही आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि रिलायबल है, कंसिस्टेंट है। पर हम ये नहीं कह सकते कि वो वैलिड है, क्योंकि हो सकता है कि थर्मामीटर गलत रिजल्ट दे रहा हो सकता है थर्मामीटर सही नहीं हो। तो वो जिस चीज की वो तो दावा कर रहा था कि हम टेम्परेचर एकदम सही माप रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं माप रहा है क्योंकि उसकी भी खराबी है। बट इट इज रिलायबल बिकॉज, एंड जितने बार हम उसको मेजर कर रहे हैं वो 99 फ़ारेनहाइट ही दे रहा है, जितनी कंसिस्टेंसी आ रही है उसकी। फिर टेस्ट जो है इनकंसिस्टेंट रिजल्ट जिसका रहता है, जिस टेस्ट का रिजल्ट इनकंसिस्टेंट रिजल्ट है वो कभी वैलिड नहीं हो सकता। मतलब जो रिलायबल नहीं है वो कभी वैलिड नहीं होगा, लेकिन जो रिलायबल है जरूरी नहीं है कि वो वैलिड हो। ओके, अब है लॉजिकल मीनिंग और द टेक्निकल मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी। इसको आप लोग फिर से समझ लीजिए, मुझे लगता है आप लोग क्लियर हो पाया होगा कि नहीं। इस एग्जाम्पल के जरिए भी आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे जब टेस्ट इनकंसिस्टेंट है, रिलायबल नहीं है, तो वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो रिलायबल है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो वैलिड भी होगा। यहाँ पे रिलायबल था ना, 99 फ़ारेनहाइट बार बार दे रहा था, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो वैलिड हो, क्योंकि हो सकता है कि थर्मामीटर खराब हो, है ना। लेकिन अगर ये थर्मामीटर रिलायबल बिल्कुल भी नहीं था, 99 हमेशा नहीं शो कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वैलिड भी नहीं है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लॉजिकल एंड टेक्निकल मीनिंग ऑफ द रिलायबिलिटी समझाना चाह रहे हैं हम, जिसको बहुत डेप्थ में नहीं समझाएंगे, एकदम से थोड़ा बहुत ही समझाएंगे। मेजरमेंट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एरर।
सारा मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं ना। मेजरमेंट कहने का मतलब हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, स्टूडेंट उसका आंसर दे रहा है, हम उसके ऊपर स्कोरिंग कर रहे हैं। एट लास्ट हमको टोटल मिल रहा है कि 100 में उसको कितना आया। ओके, 100 में कितना आया उसका, एक एक क्वेश्चन का हम लोग रिलायबिलिटी देख रहे हैं कि कितना रिलायबिलिटी है उसका। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी टेस्ट फुल्ली रिलायबल है, हम कभी भी नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं, जैसे कि इनपरफेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और पर्सनालिटी फैक्टर्स। इनपरफेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, कितने भी अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन पेपर सेट कर लीजिए, कुछ ना कुछ उसमें गलती हो जाती है, या फिर इंस्ट्रक्शन देने में गलती हो गया, या फिर कहीं पे कुछ कहीं पर भी लेंथी क्वेश्चन हमने हल्का सा पूछ लिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट वहां पे कोरिलेशन आता है। कोरिलेशन, क्योंकि रिलायबिलिटी हम कोरिलेशन से ही फाइंड आउट करते हैं, कोरिलेशन का कैलकुलेशन करके ही हम रिलायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए हमने कोरिलेशन शब्द यूज कर दिया। अब यहाँ पे पर्सनैलिटी फैक्टर आता है, तो पर्सनैलिटी, कभी उसकी तबीयत खराब हो गई हो, जरूरी तो नहीं कि एक बार तुमने टेस्ट लिया दूसरे बार में भी उसका फिजिकल कंडीशन वही रहे, मेंटल कंडीशन वही रहे, जरूरी तो नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स आ ही जाते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी अब पल पल बदलते रहता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी परफेक्ट होता है। तो रिलायबिलिटी इज नेवर परफेक्ट, एंड इफ इट इज परफेक्ट देन इट इज +1। रिलायबिलिटी यहाँ हमने नहीं लिख सके हैं हम, +1। अगर रिलायबिलिटी परफेक्ट है, कोरिलेशन परफेक्ट है, तो वो +1 होता है। लेकिन ऐसा रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है जनरली। ओके, तो 1 से कम होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं आता है, 1 से कम आता है। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे पढ़िएगा आप लोग, तो आपको, आप लोगों को बात समझ में आने लगेगी। अभी आप लोग न्यू है इसलिए बहुत सारी चीजें थोड़ी वेग लग रही होंगी। मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी, अब यहाँ पे कौन कौन से मेथड से हम रिलायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी से आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। तो कौन कौन से है, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, जिसको हम स्प्लिट हाफ मेथड कहते हैं, फिर पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी एंड स्कोरर फॉर्म रिलायबिलिटी। ठीक है, तो इसमें से दो आप लोग को पढ़ना होगा, टेस्ट रिटेस्ट और स्प्लिट हाफ। तो हम टेस्ट रिटेस्ट से स्टार्ट करते हैं। ये आ गया टेस्ट रिटेस्ट। सबसे पहले इसको समझने का कोशिश कीजिए। ओके, उसके बाद हम स्प्लिट हाफ में जाते हैं। टेस्ट रिटेस्ट या फिर स्प्लिट हाफ दोनों ही बहुत इजी है। सबसे पहले, द सिंगल फॉर्म ऑफ द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड ट्वाइस ऑन द सेम सैंपल विद द रीजनेबल टाइम गैप। एक सेट हमने क्वेश्चन पेपर का बना लिया, एक टेस्ट हमने कंडक्ट किया, फिर हमने उसी ग्रुप के ऊपर उसी टेस्ट को कंडक्ट कर दिया, हमें 2 स्कोर मिले, मिले ना, 2 स्कोर हमें मिले। अब ये 2 स्कोर से हम दोनों के बीच में हम कोरिलेशन निकालते हैं, और कोरिलेशन के जरिए हम रिलायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि कितना रिलायबिलिटी है इसका, है ना। अगर रिलायबिलिटी आपका बहुत कम आ जाता है, एकदम 0.1 या फिर एकदम से 0.01 इस तरह से आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट जो है रिलायबल नहीं है। थोड़ा सा +1 से आपका कम आता है तो आप कह सकते हो कि हाँ ये रिलायबल है, क्योंकि +1 तो कभी नहीं आता है। ठीक है, तो सिंगल फॉर्म, एक ही टेस्ट को हम एक ही ग्रुप पर 2 बार कंडक्ट करते हैं, हमें 2 यहाँ पे स्कोर्स मिलते हैं, दोनों स्कोर्स के बीच में हम कोरिलेशन निकालते हैं, और उसके बाद हम रिलायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। हम आगे आप लोग जैसे जैसे पढ़िएगा, अभी हमको समझ में आ रहा है कि आपके माइंड में हो रहा हो कि अरे ये 2 स्कोर कैसा, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ। अभी स्प्लिट हाफ में हम जब जाएंगे तो वहां से आपको
ठीक से समझ में आएगा। सेम टेस्ट यील्ड टू इंडिपेंडेंट सेट ऑफ स्कोर्स, है ना। सेम टेस्ट, एक ही क्वेश्चन है बनाया था हमने, उसी से हमारे पास दो स्कोर्स आते हैं। मान लेते 50 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन एक बच्चे को हमने दिया, तो उसके ऊपर उसका मार्क्स आया, टोटल टोटल मार्क्स था, और एक क्वेश्चन पे उसका कितना कितना मार्क्स है टोटल आ गया। फिर उसी बच्चे को हमने दूसरे दिन वही टेस्ट दिया और देखा कि कौन को कितना मार्क्स उसका कितने किस पे आता है और टोटल कितना आया, है ना। उसके बाद हम उसका कोरिलेशन निकालते हैं टेस्ट रीटेस्ट मेथड से। The two sets when correlated give the value of reliability coefficient. इसको हम टेम्पोरल रिलायबिलिटी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं टू व्हाट एक्सटेंट एग्जामिनी रिटेन देयर रिलेटिव पोजीशन। यहाँ पे क्या देखा जाता है टेस्ट रिटेस्ट मेथड में, कि वो अपना रिलेटिव पोजीशन कितना देर तक मेंटेन कर पाया। आज मैंने वो टेस्ट उसको दिया, उसको टोटल मार्क्स आया 70 आउट ऑफ 100। दूसरे दिन उसी टेस्ट को मैं उसको देती हूँ, और तब हम पता करना चाहते कि उसको कितना आया। तो 70 पहले आया था, अभी उसको 75 या 71 आता है, लगभग लगभग उसको सेम आता है। तो रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट कर रहा है कि वो कितनी देर तक रिटेन कर पाया। ये इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर टाइम गैप, टाइम गैप देखिए, टू लॉन्ग या टू शॉर्ट कभी हम नहीं कर सकते। अगर टू लॉन्ग कर दिए, अगर बहुत ज्यादा हम टाइम गैप दे देते हैं, हम 5 दिन का दे देता है, 2 दिन 3 दिन का दे देते हैं, तो ये एक तरह से क्या कहा जा सकता है इसमें कि उस टाइम गैप के दरमियान बहुत सारा फिजिकल उसको डिस्टरबेंस आ सकता है। हो सकता है वो बीमार पड़ जाए, हो सकता है उसको एक्सटर्नल बहुत सारे बैरियर्स है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी हमेशा बदलती रहती है। वो पढ़ा हुआ भी बहुत सारा भूल गया, तो वो पहले एग्जाम में तो पढ़ के आया था और दूसरे एग्जाम तक वो सारी बातें भूल गया। तो ये सारा उसके ऊपर एक तरह से ये बैरियर होता है, और सही तरीके से हम रिलायबिलिटी नहीं फाइंड आउट कर पाए। अगर टू शॉर्ट कर दिए तो हम तो उसको सारा कुछ याद है, वो उसको हेल्प कर रहा है, इनफैक्ट वो पहला टेस्ट दूसरे टेस्ट को हेल्प कर रहा है और उसका ज्यादा अच्छा मार्क्स आ सकता है, ओवर एस्टिमेट किया जा सकता है यहाँ, है ना। तो टाइम गैप टू लॉन्ग या टू शॉर्ट हम नहीं कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज इसका हम देखते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेटअप। देखो टाइम कंज्यूमिंग तो आप लोग समझो, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेटअप रिमेन अनचेंज। अब ये जो टेस्ट रिटेस्ट मेथड से रिलायबिलिटी फाइंड आउट करने का तरीका है, वो किस चीज के बेस पे है। यहाँ पे बनाने वाले ने ये नहीं सोचा कि टाइम, एक टाइम गैप आप देख करके फिर से उसी टेस्ट को उसी सैंपल पे कंडक्ट कर रहे हो, और आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि क्या टेस्ट रिलायबल है या नहीं है। हो सकता है कि टेस्ट रिलायबल हो, लेकिन फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है स्टूडेंट का बदल गया था, है ना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदल गया था, आप कितनी चीजों को कंट्रोल करोगे। हो सकता है कि उस दरमियान उसने कुछ यूट्यूब से कुछ वीडियोस वगैरह भी देख लिए थे, उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, और उसको ज्यादा जानकारी मिल गया था, इसलिए दूसरे बार में उसका एग्जाम ज्यादा अच्छा चला गया। इसीलिए पहले 50 आ रहा था, अब 90 आ रहा है। तो ये सारे बैरियर्स को आप कैसे कंट्रोल करो। फिर कुड नॉट वर्क ऑन द स्मॉल चिल्ड्रन, इस छोटे बच्चों के उसके ऊपर हम वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तो बुद्धि पल पल बदलती रहती है, पल पल उनका साइकोलॉजी उनका बदलते रहता है। when the time gap is more it hampers the result। बहुत ज्यादा टाइम गैप रहे तब तो भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ मेथड कहते हैं। ये सबसे ज्यादा एक तरह से हम कह ले रिलायबल मेथड है, सबसे ज्यादा यूज्ड मेथड है, और सबसे अच्छा मेथड यही होता है।
ओके, टेस्ट रिटेस्ट मेथड शायद ही कहीं यूज होता है, कुछ ऐसे सिचुएशंस में होता है जहाँ पे हम स्प्लिट अप नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो इट इंडिकेट्स द होमोजेनिटी ऑफ द टेस्ट। इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात करें, इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या हो गया? कंसिस्टेंसी तो आपको समझ में आ गया होगा कि बारंबारता, बार बार जो स्कोर्स हमारे सेम आ रहे हैं वो कंसिस्टेंट, है ना, एक तरह की कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है यहाँ पे। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया कि आइटम्स कंसिस्टेंट हैं, है ना, आइटम्स कंसिस्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि एक आइटम तो बहुत हाई पूछ लिया गया, हाई लेवल का, और दूसरा बहुत लो लेवल का, एक दूसरे चैप्टर से, एक कहीं कोई और सब्जेक्ट से, इस तरीके का नहीं। इंटरनल कंसिस्टेंसी मत कहने का मतलब है कि आइटम्स भी कंसिस्टेंट है, सेम लेवल का क्वेश्चंस हमने लिया है। ओके, तो एक ये बात, ये इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पेपर हम अगर सेट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि स्टूडेंट को हेल्प मिलने लगता है। आप लोगों ने भी अचीवमेंट टेस्ट बनाया होगा तो उसमें मना किया गया होगा कि एक ही चैप्टर से लगातार क्वेश्चन मत पूछिए, वरना स्टूडेंट को कहीं ना कहीं हेल्प मिलने लगेगा कि अच्छा ये इस चैप्टर से है, ये इस पेज से है, बिकॉज द कॉग्निटिव टाइप ऑफ इमेज यू हैव इन योर माइंड। So it indicates the homogeneity of the test. All the tests I measured are same traits. एक ही ट्रेड को मेजर करने वाला सारे आइटम्स रहते हैं। उसके बाद okay, test is divided into the two equal or newly equal halves. ठीक है, टेस्ट को दो हाफ में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि पहले टेस्ट रिटेस्ट में एक टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे थे, फिर उसी ग्रुप के ऊपर उसी टेस्ट को कंडक्ट कर रहे थे, हमें दो स्कोर्स मिल रहा था, दो स्कोर्स मिल रहा था, फिर कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे हम लोग, और रिलायबिलिटी देख रहे थे कि रिलायबिलिटी इसकी पॉजिटिव आ रही है या फिर इसकी रिलायबिलिटी कम आ रही है या ज्यादा आ रही है। ओके, तो ये सारी चीजें हम देखते थे, लेकिन यहाँ पे एक ही बार टेस्ट कंडक्ट करना है और उसी टेस्ट को हमको स्प्लिट कर देना है दो हाफ में, इक्वल हाफ में। मान लेते कि 50 क्वेश्चन है तो 25 ले लिए, 25 ले लिए, ठीक है, इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास दो टू सेट्स ऑफ द डेटा रहता है, और वो टू सेट्स को हम क्या करते हैं कि को रिलेशन उसका फाइंड आउट करके रिलायबिलिटी जांचते हैं। तो बहुत इजी मेथड है। टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, ऑड इवन मेथड। ऑड इवन मेथड से हम ले सकते हैं, जैसे कि इधर देखो, ऑड इवन नंबर में जैसे कि आइटम्स है 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1 1 3, तो ऑड हमें लेना है तो 1 3 5 7 9, और ऐसे करके जितना भी आप ऑड नंबर्स को ले लीजिए और एक सेट ऑफ आप आइटम बना लिए। ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इवन नंबर आइटम्स 2 4 6 8 10 12 एक्सेट्रा, ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। तो आपके पास क्वेश्चन पेपर तो एक ही था, लेकिन आपने क्या किया कि ऑड इवन करके, और ये कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से इक्वल लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आपको लेना था, इसीलिए आपने ऑड इवन किया, कहीं से भी नहीं उठा लिया। ऐसा नहीं किया कि एक को ऊपर वाला पार्ट सिर्फ 1 से 25 तक एक ले लिया और एक 26 से 50 तक ले लिया। तब ऐसा होता है ना कि पहले वाले में इजी क्वेश्चन पूछे थे और बाद वाले में आपने थोड़े हार्ड क्वेश्चंस पूछे थे, है ना। तो इस तरह से करने से क्या होता है, उसकी रिलायबिलिटी तो बेकार फाइंड आउट ही नहीं हो पाएगी। तो जब हम ऑड इवन लेते हैं तो एकदम से हमें दोनों सेट में इक्वल लेवल मिल जाते हैं। ईच एग्जामिनी गेट्स टू टू स्कोर्स, सारे एग्जामिनी को दो स्कोर्स मिलते हैं, क्योंकि दो स्कोर्स मिलते हैं, एक सेट पे और दूसरे सेट पे, है ना। तो सब एग्जामिनी को दो स्कोर्स मिले, हमें टोटल स्कोर की हम बात कर रहे हैं। In this way, from single administration of the single form of the test, two sets of the scores are obtained. Okay. यहाँ पे हम एक ये अरुण कुमार सिंह के बुक से लिया हुआ है ये इमेज।
रेफरेंस में ये हम डाल देंगे कि ये अरुण कुमार के बुक से लिया हुआ है, ये मेरा खुद का नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि स्प्लिट हाफ मेथड को हम किस तरीके से कर रहे हैं। एग्जामी है एबीसीडी यहाँ पे जो भी है जेड तक, ओके। और नंबर ऑफ द करेक्ट स्कोर ऑन द ऑड नंबर आइटम्स, ठीक है। ऑड नंबर आइटम्स एंड नंबर ऑफ द करेक्ट, जितना भी क्वेश्चन उसका करेक्ट हुआ है टोटल इसका है मार्क्स। ए पे ए को इतना आया था, और ये करेक्ट स्कोर इवन नंबर्स, इवन नंबर पे उसको कितने स्कोर्स आए थे, है ना। तो दो स्कोर दोनों का हो गया। अब ये दोनों के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। कैसे कोरिलेशन फाइंड आउट करना है? प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन से। यहाँ देखो पीएम कोरिलेशन लिखा है, पीएम कोरिलेशन, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। कोरिलेशन फाइंड आउट करने का एक तरीका है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, ओके। उसके बाद प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन से हमने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द हाफ टेस्ट इज नोन, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द होल टेस्ट। ये है इस स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला। इस फार्मूला को आप लोग याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे वेयर RTT इज द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द होल टेस्ट। ये जो है ना आर, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द होल टेस्ट, ये पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी फाइंड आउट कर रहा है। और ये जो है यहाँ पे द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द हाफ टेस्ट, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द हाफ टेस्ट है ये, है ना। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द हाफ टेस्ट, तो टू रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ हाफ टेस्ट, टू रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ हाफ टेस्ट, और यहाँ पे +1। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके रिलायबिलिटी का, रिलायबिलिटी फाइंड आउट करने का स्प्लिट हाफ मेथड से। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रिलायबिलिटी ऑफ द होल टेस्ट 2 इंटू रिलायबिलिटी ऑफ द हाफ टेस्ट प्लस रिलायबिलिटी ऑफ द हाफ टेस्ट। मतलब ये पहले पार्ट की रिलायबिलिटी और ये दूसरे पार्ट की रिलायबिलिटी, ठीक है। और ये इंटू 2 और +1 ऐसे कर देने से हमें यहाँ पे देखिए किस तरीके से फाइंड आउट किया गया। यहाँ पे आ गया इसका, हम देखते हैं। एडवांटेज ऑफ द स्प्लिट हाफ, ऑल डेटा सिंगल, एक बार में आप सारा कर लेते हैं, क्विक और इजी होता है। ऑन द स्पॉट रिलायबिलिटी इसको कहा जाता है। गिलफर्ड और गिलफर्ड के द्वारा इसे कहा गया है, बोथ इन वन ओकेजन environmental changes occur in one direction। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज है, यहाँ पे मैंने डिसएडवांटेज वर्ड नहीं यूज किया है। ये एनवायरमेंटल चेंजेस अकर इन वन डायरेक्शन, देखिए इतना जल्दी हो जा रहा है ना, ऐसा नहीं कि ओवर टाइम हो रहा है। अभी हम टेस्ट लिया और दूसरे दिन हमने टेस्ट लिया, 2 दिन बाद टेस्ट लिया, ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंटल चेंजेस जो अकर हो रहा है ना, कुछ पल में, थोड़े देर में जो इन्वायरमेंटल चेंजेस अकर हो रहा था, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ गतिविधियां चलती रहती हैं फिजिकल या फिर बाहरी तौर पे। तो जो भी हो रहा है ना वो वन डायरेक्शन में जाएगा। अगर पॉजिटिव कुछ हो रहा है, अगर बहुत हैप्पी माइंडेड है बच्चा, तो वो एकदम पॉजिटिवली सब जा रहा है उसको। और अगर दोनों दोनों स्पोर्ट्स में एकदम पॉजिटिव जा रहा है, और अगर वो थोड़ा सा भी डिप्रेस्ड है तो दोनों में गिर जा रहा है उसको। तो वन डायरेक्शन में जाने की वजह से यहाँ पे उसका रिलायबिलिटी सही से चेक नहीं हो पाता है। नॉट यूज इन द स्पीड टेस्ट, स्पीड टेस्ट में इसको हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि स्पीड टेस्ट में बिल्कुल भी हम समय नहीं देते हैं और ओवर एस्टिमेट हो सकता है ये। वही बात हो जाती है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस इन वन डायरेक्शन, जो भी चेंजेस उसके में फाइंड आउट हो रही है ना, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ये इतना जल्दी स्पीड टेस्ट होता है। स्पीड टेस्ट कहने का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और आपको ये जानने की कोशिश किया जा रहा है कि कम समय में आप कितने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का होता है, इतना सारा क्वेश्चंस रहता है, आपके पास समय कम रहता है, बहुत सारा छूट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपको आता नहीं रहता है, आपको आता है, लेकिन फिर भी आप कर नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि वो स्पीड टेस्ट है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। एक बार आप लोग ये फिर से देख लीजिए। ओके।
तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो टेस्ट रीटेस्ट में क्या होता है, जैसे कि स्प्लिट हाफ में तो ये एक ही टेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और डिफेंस से। यहाँ पर टेस्ट रीटेस्ट में क्या होगा, एक स्कोर मिला, ठीक है, मान लेते हैं ABCD यहाँ पे Z तक एग्जाम में है, एक स्कोर मिला उसको एक बार, फिर दूसरे दिन वही टेस्ट कंडक्ट किया गया उसी सैंपल के ऊपर और उसको दूसरा स्कोर मिला, और दोनों का स्कोर का कोरिलेशन निकाल करके और हम टेस्ट टेस्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका उसका फॉर्मूला अलग होता है जो कि यूज नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने दिया नहीं। टेस्ट रीटेस्ट नहीं यूज होता है, स्प्लिट ऑफ ज्यादा यूज होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।